ओके माय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। तो कहाँ से शुरू करें? बस जो मैंने पीछे आपको सजेशन दिया है उसका पालन आप लोग कर रहे होंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच डेवलप करना है, अकेला कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो हम लोग पार्ट 2 कवर कर रहे थे, याद होगा। तो पार्ट 2 में हमने पहला सब टॉपिक प्रबोधन आपको बताया। अब देखो यहां से मध्य वर्ग की कहानी शुरू हुई कि मध्य वर्ग ने अपना स्थान बनाना चाहा राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च से संबंध करके। दूसरी बात है कि मैंने एक डायग्राम भी आपको बताया हुआ है कि जब आर्थिक परिवर्तन होता है तो वर्गीय समीकरण बदलता है और सामाजिक परिवर्तन होता है, और सामाजिक परिवर्तन होता है तो नई विचारधारा आती है, और नई विचारधारा आती है तो राजनीतिक परिवर्तन और बाकी सांस्कृतिक परिवर्तन, ये साइकिल चलता रहता है। तो प्रबोधन ने वातावरण पैदा किया, फिर अमेरिकी क्रांति हुई, फिर फ्रांस की क्रांति हुई। तो इस काल में आपने मुख्य लड़ाई किसके किसके बीच देखी? आपने देखी मध्य वर्ग बनाम राजतंत्र, कुलीन वर्ग और चर्च। लेकिन मध्य वर्ग जब कमजोर पड़ने लगा तो फ्रांस की क्रांति के समय आपने देखा कि मध्य वर्ग ने निम्न वर्ग से भी सहायता ली। तो निम्न वर्ग को अपने छोटे भाई की तरह लाया, लेकिन निम्न वर्ग के साथ धोखा किया, उसको दबाया, और जब मध्य वर्ग का खुद का उद्देश्य पूरा हो गया तो निम्न वर्ग को अकेला छोड़ दिया। वही काम उसने फ्रांस की क्रांति में भी किया था, और वही काम उसने 1830 और 1848 की यूरोपीय क्रांतियों के मध्य भी किया। तो कुल मिलाकर निम्न वर्ग को इस काल में कोई बड़ा कंसेशन नहीं मिला। लेकिन चलिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात तो यह हुई, निम्न वर्ग के कंसेशन की बात तो छोड़िए। जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट जब पराजित होकर वाटरलू से जब चला गया सेंट हेलेना द्वीप पर एक कैदी के रूप में, तो यूरोपीय नेता इकट्ठा हुए, उन्होंने कांग्रेस ऑफ वियना का आयोजन किया। कांग्रेस ऑफ वियना का क्या लक्ष्य था? मैं 3 लक्ष्य बताया था। यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्धारण, फ्रांस की क्रांति के विचार यानी उदारवाद और राष्ट्रवाद को दबाना, और तीसरा यूरोप में शक्ति संतुलन को बनाए रखना। और फिर उन नई व्यवस्था लाकर उन्होंने कंसर्ट ऑफ यूरोप की भी स्थापना की, और फिर कंसर्ट ऑफ यूरोप बना यूरोप का गार्जियन। लेकिन हर गार्जियनशिप के बावजूद ही यूरोप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता रहा। पहले 1820 के दशक के विद्रोह हुए। वह विद्रोह कैसे स्पेन के उपनिवेश लैटिन अमेरिका में फैल गए, वहां पर मैंने आपको मुनरो सिद्धांत बताया कि किस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुनरो सिद्धांत देखने को मिलता है। फिर मैंने आपको बताया कि फिर मैंने आपको बताया कि 1830 की क्रांतियां हुई जो फ्रांस से शुरू होकर सारे यूरोप में फैल गई, और फिर 1848 की क्रांतियां हुई जो भी फ्रांस से शुरू होकर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैली। स्वयं मेटरनिक को भी ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन चलिए, 1848 की क्रांति को भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए, और फिर पुरानी व्यवस्था को जहां तहां पुनर्बहाल करने की कोशिश की गई। पश्चिमी यूरोप में तो परिवर्तन हुए, परंतु मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन उसी परिवर्तन के क्रम में आप देखते हो कि राष्ट्रवाद की विचारधारा 1848 के बाद तेजी से फैलती चली गई, और उसी क्रम में आपने देखा कि राष्ट्रवाद का 3 तरह का प्रभाव हुआ। एक तरफ पश्चिमी यूरोप के जो देश थे, वो पश्चिमी यूरोप के देश ने धीरे धीरे अपने आप को आधुनिक राष्ट्र के रूप में ढाल लिया, धीरे धीरे, क्रमिक यानी संक्रमण, मतलब एक तरह से क्रमिक रूप में। और इटली और जर्मनी के विभाजित क्षेत्र में एकीकरण आंदोलन शुरू हो गया, और फिर इसी क्रम में काबुल और बिस्मार्क का उद्भव हुआ, और फिर इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ जो तुमने कवर कर लिया। तीसरा आपने देखा कि वही राष्ट्रवाद 3 पुराने साम्राज्यों के लिए घातक सिद्ध हुआ, ऑटोमन साम्राज्य, हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य। क्योंकि वो बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय थे, और जब अलग अलग नस्ल समूह के लोग, अलग अलग रेशियल ग्रुप के लोग नस्ल साम्राज्यों में निवास करते थे, और जब राष्ट्रवाद की विचारधारा आई तो राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रकाश में जो अलग अलग नस्लीय समूह के लोग थे वो अपने आप को अलग अलग राष्ट्र का समझने लगे और विभाजन की मांग करने लगे। खैर, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध तक अपने आप को बचाए रखेगा, और रूसी साम्राज्य 1991 तक अपने आप को बचाए रखेगा। लेकिन ऑटोमन साम्राज्य दिन प्रतिदिन टूट रहा है, और इसी क्रम में बाल्कन समस्या ने जन्म लिया। अब बाल्कन प्रॉब्लम क्या था, वो पिछले क्लास में मैंने बाल्कन प्रॉब्लम का कारण बताते हुए वहीं पर अपने लेक्चर को रोका था, और कहा था मैं फिर आऊंगा, तो वहीं से आरंभ करके थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, लगभग इस टॉपिक में
हाफ एन आवर के करीब कुछ क्वेश्चन भी है, थोड़ा अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण भी है, उसको देखते हुए। लेकिन मुझे याद है कि पिछले क्लास में जूही ने एक प्रश्न पूछा था कि सर आप हमें यह बताइए, एक कोई क्वेश्चन डाल दीजिए फूड फॉर थॉट, और फिर हम लोगों से उत्तर पूछिएगा दूसरे दिन। तो मैंने फूड फॉर थॉट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन डाला था कि जर्मनी की एकीकरण से यूरोप में क्या प्रभाव पड़ना है। जो जर्मनी जो यूनिफाइड होकर यूरोप में आया, एक संयुक्त जर्मनी, इससे यूरोप में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मतलब कैसे इसने यूरोप की दिशा को, यूरोप की राजनीति की दिशा को तय किया। यही फूड फॉर थॉट में मैंने दिया था। इसका जवाब आप लोगों के पास है, कितने लोगों के पास है? सामने आइए प्लीज, फास्ट होइए, समय कम है, काम ज्यादा है। मिस्टर अंकुर, क्या हाल है इनका? मेरे स्टूडेंट जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ओके, तो जर्मनी अब एकीकृत होगा तो सबसे बड़ी बात क्या होगी? यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, जो ब्रिटेन की चिंता का आगे कारण होगा। और आप जानते हो ब्रिटेन जो 2 वर्ल्ड वॉर्स लड़ेगा, उन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में एक बड़ा लक्ष्य होगा शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करना। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य होगा शक्ति संतुलन को पुनर्स्थापित करना। ओके, तो खैर यही है मेरा प्रश्न, और मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब ये बताइए मुझे कि बाल्कन समस्या मैंने बताया था, एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कर दूं और आप लोग उसको समझ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी आसानी से समझ पाओगे। अच्छा ठीक है, पीछे वाला हटाया नहीं, दैट्स गुड। अब देखो, यही बाल्कन प्रश्न मैंने बताया था। बाल्कन प्रश्न क्या है भाई? बाल्कन प्रश्न में हुआ ऐसा कि मैंने आपको बताया कि तुर्की, तो जो ऑटोमन साम्राज्य है वो ऑटोमन साम्राज्य वो ये है, और पूर्वी यूरोप में जो ऑटोमन साम्राज्य की प्रजा है वो क्रिश्चियन है, ईसाई है, और ऑटोमन इंपीरियर स्वयं मुसलमान है। तो एक तो धार्मिक विभाजन दोनों के बीच है, दूसरा सिर मुराते ही ओले पड़े फ्रांस की क्रांति से जो उत्पन्न राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा पूर्वी यूरोप में अलग अलग अल्पसंख्यक समूह को प्रभावित करने लगी और वे अलग अलग राष्ट्र की मांग करने लगे। खैर इतनी ही गनीमत है। अब उसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रवाद की मांग उनके द्वारा होती, तो कंसर्ट ऑफ यूरोप में तो निर्णय लिया था कि जहां राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठे उसको सामूहिक रूप से दबा देना है। लेकिन जब मामला ऑटोमन साम्राज्य और पूर्वी यूरोप के ईसाई जनता की होती, तो उसी समय कंसर्ट ऑफ यूरोप का स्टैंडर्ड बदल जाता। हालांकि इस बात को मेटरनिक तो पसंद नहीं करता, लेकिन कभी ब्रिटेन हस्तक्षेप कर देता, कभी फ्रांस हस्तक्षेप कर देता, और फिर उसमें हस्तक्षेप करके ऑटोमन सम्राट के ऊपर, या जो ऑटोमन शासक है उसके ऊपर वो दबाव डालते कि ऐसा है कि आप इस क्षेत्र को स्वतंत्र कर दीजिए, इसको स्वतंत्रता दे दीजिए। और जब ऑटोमन शासक उनका दमन करना चाहता, तो यूरोपीय शक्तियां उनमें हस्तक्षेप करके उनका दमन रोक देती। तो इस तरह से यूरोप उसका विघटन चलता रहेगा। फिर मैंने आपको बताया कि देखो भाई, बाल्कन समस्या जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बनेगा, इसमें 2-3 चीजें हैं। मेंटली अलर्ट हो आप लोग, मैं फिर एक बार बोल देता हूं और फिर आप लोग हमें क्लीन चिट दे देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे ये है, आप मानचित्र पीछे देख रहे हो, ये है रूसी साम्राज्य, ये है ऑस्ट्रियन साम्राज्य, और ये है ऑटोमन साम्राज्य, और ये है, आप देख सकते हो, यह है पूर्वी यूरोप के साम्राज्य, और यह है ऑस्ट्रियन साम्राज्य। तो हुआ ऐसा कि 2 यहां समस्या है। एक तो यह है कि अगर आप यहां तुर्की देख रहे हो तो यहां पर काला सागर देखोगे, और काला सागर में पीछे मैंने बताया था कि काला सागर से भूमध्य सागर के आने के लिए 2 जल डमरू मध्य है। इस पॉइंट पर ये तुर्की के पास 2 जल डमरू मध्य है। एक का नाम है बॉस्फोरस और दूसरे का नाम है डार्डेनस। पिछले क्लास में मैंने बताया था, अब तुम लोगों को याद भी हो गया होगा। तो क्या था कि रूस का
ऑटोमन साम्राज्य में दो हित था, एक था दीर्घकालिक हित, दूसरा था अल्पकालिक हित। दीर्घकालिक हित उसका यह था कि अगर संभव हो सके तो अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ मिलकर ऑटोमन साम्राज्य को आपस में बांट लेना है, ये दीर्घकालिक हित है। अल्पकालिक हित है जो शॉर्ट टर्म उनका ऑब्जेक्टिव है, वो यह है कि कम से कम बॉस्फोरस और डाडेलस, ये दो जल डमरू मध्य पर कब्जा करके काला सागर से सीधे भूमध्य सागर का रास्ता खोज लेना है। लेकिन जानते हो, इस बात से ब्रिटेन भयभीत हो जाता था। ब्रिटेन इसलिए भयभीत हो जाता कि ब्रिटेन को दोनों में खतरा नजर आता। उसको लगता कि अगर ऑटोमन साम्राज्य बट गया तो यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा। और आपको इतना तो अब आपको याद हो गया होगा कि यूरोप में सबसे अधिक शक्ति संतुलन की चिंता ब्रिटेन को थी, नंबर 1। नंबर 2, ये रह गए बॉस्फोरस और डाडेलस, ये दो थी। तो उसमें ब्रिटेन को डर हो रहा था कि अगर रूस जैसा शैतान अगर बॉस्फोरस और डाडेलस पर कब्जा करके और तब वह काला सागर से भूमध्य सागर में आ जाता है, तो फिर भूमध्य सागर में आने का मतलब है कि ब्रिटेन भूमध्य सागर से, आप देखो पीछे पूरब की तरफ, तो लाल सागर, अब तो मानचित्र तो आप लोगों की समझ में दिमाग में आ ही गया होगा, लाल सागर होते हुए और तब ब्रिटेन निकलता था अरब सागर से अपने पूर्वी साम्राज्य भारत की तरफ। तो ब्रिटेन को लगता था कि रूस का वैसे भी भारत पर निगाह बहुत पहले से है, कब्जा करना चाहता है, अफगानिस्तान वगैरह में अब देख रहे हो विस्तार करने की कोशिश कर रहा था। तो उसको लगा कि यह शैतान की खाला क्या करेगा, हमें अपने पूर्वी साम्राज्य की तरफ नहीं जाने देगा और हमारा रास्ता रोक लेगा। इसलिए ब्रिटेन जिस समय रूस ऑटोमन साम्राज्य में हस्तक्षेप करता, ब्रिटेन बेचैन हो जाता। एक तो यह वजह है। अब उधर देखो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य को क्या दिक्कत है। रूस ने रूस को अफ्रीका में इंटरेस्ट नहीं था, बाहरी क्षेत्र में इंटरेस्ट नहीं था, सेंट्रल एशिया वगैरह में इसको जितना विस्तार करना था एक कर चुका था और ऑलरेडी इसका साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हो चुका था। अब रूस की निगाह केवल ऑटोमन साम्राज्य पर थी कि इस पड़ोसी की संपत्ति को हम जहां तक लैंड ग्रैब कर सके कर ले, तो उसकी निगाह वहीं पर थी, उसकी सारी शरारत वहीं आसपास होती थी। तो रूस में क्या हुआ कि रूस में स्लाव जनसंख्या थी, बहुसंख्यक जनसंख्या स्लाव थी, और इधर जो पूर्वी यूरोप के बहुत सारे देश क्षेत्र जो टूट रहे थे, उसमें एक ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत एक बड़ी स्लाव जनसंख्या थी और एक बड़ी स्लाव जनसंख्या हैब्सबर्ग साम्राज्य के अंतर्गत भी थी। तो क्या हुआ कि ऑटोमन साम्राज्य से एक राज्य अलग हुआ जिसका नाम है सर्बिया। तो सर्बिया में स्लाव जनसंख्या थी, तो रूस ने सर्बिया को अपना शिष्य अर्थात अपना चेला बना लिया रूस ने, क्योंकि वो भी स्लाव और ये भी स्लाव। और तब उसने सर्बिया को भड़काना शुरू किया कि अब बाल्कन क्षेत्र, पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है उसको बाल्कन क्षेत्र कहते हैं, क्या बाल्कन क्षेत्र में एक सर्व स्लाववादी आंदोलन छेड़ दो, उसको कहते हैं पैन स्लाव मूवमेंट। माने नारा दो कि हम सारे स्लाव जनसंख्या को मिलाकर एक बृहद स्लाव स्लाव राष्ट्र की स्थापना करेंगे। तो जब इस तरह का नारा सर्बिया देने लगता तो ऑटोमन साम्राज्य के लिए खतरा तो होता ही, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत भी बहुत सारी स्लाव जनसंख्या थी, लेकिन खतरा हैब्सबर्ग साम्राज्य के सामने भी आ जाती, क्योंकि अगर आधे स्लाव इधर रह रहे थे तो आधे स्लाव उधर रह रहे थे। तो हैब्सबर्ग साम्राज्य को लग रहा था कि केवल अकेला ऑटोमन साम्राज्य नहीं टूटेगा, हम भी टूटेंगे। तो रूस बैठा बैठा एक तीर से दो शिकार कर रहा था। डायरेक्ट निशाना तो बनाया जा रहा था ऑटोमन साम्राज्य को, लेकिन घायल हो रहा था हैब्सबर्ग साम्राज्य भी। तो इस कारण से हैब्सबर्ग साम्राज्य को रूस से भी शत्रुता थी और सबसे अधिक शत्रुता उसे सर्बिया से हो गई, क्योंकि उसको लगता था कि सर्बिया हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो सर्बिया और हैब्सबर्ग साम्राज्य, जिसको ऑस्ट्रिया कहते हो, दोनों एक है। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य या हैब्सबर्ग साम्राज्य और सर्बिया में इतनी दोनों में तनाव हो गए कि आप देखोगे कि अंत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वहीं से शुरू होगा जब ऑस्ट्रिया सर्बिया पर हमला करेगा। अब ध्यान करना, जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण बताऊंगा वहां पर भी ऑस्ट्रिया और सर्बिया का तनाव बताऊंगा। तो यही है बाल्कन क्वेश्चन। यूरोपीय देश, यूरोप के उस मरीज, तुर्की को कहते थे यूरोप का मरीज, तो
पश्चिमी शक्तियां या यूरोपीय शक्तियां इस यूरोप के मरीज को ना जीने दे रहे थे और ना मरने दे रहे थे, बल्कि घिसट घिसट कर जीने के लिए मजबूर कर रहे थे। और उनकी जो वही दोहरी मानसिकता थी, उसी में बालकन प्रश्न निहित था। तो अब मैं थोड़ा सा आप लोग क्लू दे दो कि मैं आपको समझा पाया या नहीं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ूंगा। थोड़ा क्लू दे दो प्लीज, और बी फास्ट, थोड़ा फास्ट रहना। ओके सर। ओके है। अच्छा, पीछे क्वेश्चन तो कुछ जरूर दिया होगा तुम लोगों को मिस्टर अंकुर? नहीं था, क्वेश्चन छूट गया था। आप लोग डेली हमसे एक क्वेश्चन मांग लेना। आप लोगों को देखो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में तो पीटी का क्वेश्चन है नहीं, फिर मैं कल्चर पर आऊंगा तो पीटी का क्वेश्चन फिर देता रहूंगा साथ साथ। तो यहां पर मेंस ही मेंस है, इसमें पीटी का क्वेश्चन तो फॉर्म कर नहीं सकते। तो हम चाहते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने मेंस का काफी कुछ काम किया हुआ है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में मेंस का काफी काम करके मेंस का क्वेश्चन आंसर आप सीख लीजिए हमसे। हम भी बहुत मेंटली फ्री हो जाएंगे और मुझे भी लगेगा कि एक महान काम हो चुका। तो इसलिए डेली आप लोगों को एक क्वेश्चन हमसे मांगना है और एक क्वेश्चन लिखना है, ट्राई करना है। अगर ट्राई करते रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मिस्टर अंकुर ये बताइए कि मैं स्टूडेंट्स ओके हैं, या कोई बालकन क्वेश्चन समझ गए? बालकन प्रश्न मैं पूछूंगा कभी भी, और मैटर में मैंने तो दिया ही हुआ, इसलिए मैं पहले मैटर दे देता हूं उसी लाइन पर जिस लाइन पर पढ़ाता हूं। दोनों के बीच तालमेल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यही साधन है मुझे आपसे कम्युनिकेट करने का। अब लेक्चर के बाद जो मिस होगा, मैटर को पढ़िए, एक दो बार मैटर को पढ़िए, तो मैटर और लेक्चर के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना लो। ओके है, राइट, वेरी गुड। अब एक चीज तुमको यह देखना है कि इसमें लिखा हुआ है ब्रिटेन कैसे रूस चिंतित था ब्रिटेन गतिविधियों से, एकदम बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है, कहीं कोई तुम्हें दिक्कत नहीं। अब आपको एक ही काम करना है कि ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा है। सारे देश का नाम आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन ऑटोमन साम्राज्य धीरे धीरे टूट रहा है। और ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा है, उसका यूरोपीय व्यवस्था भी टूट रही है। क्योंकि यूरोपीय व्यवस्था का क्या काम था? यूरोप में बदलाव नहीं होने देंगे, राष्ट्रवाद की ताकत को हम बदलाव नहीं लाने देंगे, ये उसका कहना था। लेकिन देखो बदलाव आ रहा है। 1821 जब 1820 के दशक में जब विद्रोह हुआ था, तो 1821 में यूनान में विद्रोह शुरू हुआ था। 1832 के लंदन सम्मेलन में यूनान स्वतंत्र हो गया। 1859 में रोमानिया अलग हो गया। 1859 में रोमानिया अलग हो गया। फिर 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन हुआ, और जैसे 1859 में मालदीव और वेलेसिया ने मिलकर स्वतंत्र रोमानिया का निर्माण कर लिया। मतलब ऑटोमन साम्राज्य से यूनान निकला, रोमानिया निकला। फिर 1878 में बर्लिन कांग्रेस ने सर्बिया और मोंटेनेग्रो को स्वतंत्रता दे दी। तो 1878 में दो और कंट्री स्वतंत्र हो गए। टोटल कितना हुआ? 4। फिर 1885 में बल्गान जनसंख्या थी, आपस में मिलकर एक स्वतंत्र बुल्गारिया का निर्माण कर लिया। और फिर 1912-13 में एक बाल्कन युद्ध हुआ उस क्षेत्र में, जिसमें कुछ बाल्कन राज्य जो स्वतंत्र हुए थे उन्होंने मिलजुल कर तुर्की पर हमला कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूं हुआ कैसे। एक टर्म मैंने आपको बताया होगा पीछे, युवा तुर्क आंदोलन, युवा टर्क मूवमेंट। अब ये क्या है मैं बताता हूं। युवा तुर्क आंदोलन ये 1908 में हुआ था ऐसा कि तुर्की यूरोप का मरीज परेशान हो गया था। क्योंकि पूर्वी यूरोप में जो अलग अलग अल्पसंख्यक समूह थे वो पृथक पृथक राष्ट्र की मांग कर रहे थे। कोई स्लाव राष्ट्र की बात कर रहा था, कोई चेक राष्ट्र की बात कर रहा था, कोई बल्गान राष्ट्र की बात कर रहा था, कोई रूम राष्ट्र की बात कर रहा था। तो ऑटोमन साम्राज्य भी उब गया, जो ऑटोमन सरकार थी वो भी उब गई। तो उसमें क्या हुआ, कुछ युवा नेताओं का उद्भव हुआ, यंग टर्क्स, उनको कहा गया युवा तुर्क। उनका नाम ही था युवा तुर्क। एक बाद में मुहावरा बन गया। वैसे भारतीय राजनीति में एक जो
भारत के प्रधानमंत्री भी हुए थे। शायद आप लोगों ने एक नेता का नाम सुना होगा, हालांकि वो तो बहुत पुराने नेता हैं, लेकिन आप लोगों के रिजीम से बहुत पहले उनका डेथ हो गया। लेकिन वह चंद्रशेखर, जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो उनको युवा तुर्क कहा जाता था। युवा तुर्क इसलिए कहा जाता था कि चूंकि जब चाइनीज डिबेकल हुआ, जवाहरलाल नेहरू जब उसमें कांग्रेस में थे, चंद्रशेखर, जब चाइनीज डिबेकल हुआ तो चाइनीज डिबेकल में जवाहरलाल नेहरू का तो इमेज खराब हो गया, क्योंकि चाइना में उनका छवि धूमिल हो गई। तो कांग्रेस उस समय बहुत बैकफुट पर आ गई थी। तो कांग्रेस को फिर एक बार, मतलब कांग्रेस का पोजीशन डिफेंड करने के लिए पार्लियामेंट में चंद्रशेखर का उद्भव हुआ, जो युवा नेता थे, जो कांग्रेस के ही लीडर के रूप में इमर्ज हुए। तो चंद्रशेखर को युवा तुर्क के नाम से जाना गया। दैट इज कॉल्ड युवा टर्क, यानी यंग टर्क। तो युवा तुर्क वही शब्द आया। उसमें हुआ ऐसा कि जब तुर्की से, जब ऑटोमन साम्राज्य, और ऑटोमन साम्राज्य और तुर्की एक ही है, आप उसमें अलग अलग मत समझना। जब मतलब ऑटोमन साम्राज्य से एक एक क्षेत्र, एक एक राज्य स्वतंत्र होकर जब अपने आप को स्वतंत्र रूप में स्थापित करने लगे, तो धीरे धीरे तुर्की में जो, यानी ऑटोमन साम्राज्य के अंदर जो कुछ युवा मुसलमान थे, जो तुर्क थे, उनमें एक प्रतिक्रिया हुई कि भाई हमारा हमारा राष्ट्र टूट रहा, हमारा साम्राज्य टूट रहा है, हम कट रहे हैं, हम छोटे हो रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उसने सोचा कि चलो कोई बल्गान राष्ट्र का नारा दे रहा, कोई चेक राष्ट्र का नारा दे रहा, कोई रूम राष्ट्र का नारा दे रहा, तो चलो हम भी एक तुर्की राष्ट्र का नारा देते हैं, युवा तुर्क। हम तुर्की राष्ट्र पर बल देते हैं, तुर्क को ताकतवर बनाएंगे, हम भी तुर्की राष्ट्र की बात करेंगे। जैसे आप मान लीजिए, आप देखेंगे बहुत सारे अल्पसंख्यक समूह अलग अलग मांग कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भाई हम भी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स, इतिहास हमेशा फुल ऑफ लेसन है, इतिहास सबक से भरा हुआ है, और इतिहास के स्टूडेंट को कोई मिसलीड नहीं कर सकता। तो आप इतिहास में जानते हो कि इतिहास में यह स्वतंत्रता बहुसंख्यक समुदाय को नहीं होती है कि वह बहुसंख्यकवाद का नारा दे, क्योंकि बहुसंख्यकवाद का अगर आप नारा देते हैं तो अल्पसंख्यक समूह और भी भयभीत हो जाएगा, और उसमें और भी वो गलतियां करना शुरू कर देगा। तो यही बात लागू हुई। जब युवा तुर्कों ने युवा तुर्क का जब नारा दिया, तो इससे क्या हुआ कि और अल्पसंख्यकों में प्रतिक्रिया हुई, और वो जोर शोर से अलगाववाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। और जब अलगाववाद की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो इधर यूरोपीय देश भी सतर्क थे, उनको भी लगा भाई युवा तुर्क अब तुर्की को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि युवा तुर्क मजबूत हो, मतलब तुर्की मजबूत हो, इससे पहले हस्तक्षेप करके हमें तुर्की यानी ऑटोमन साम्राज्य से जो भी कंसेशन लेना है पहले ही कंसेशन ले ले, क्योंकि बाद में जब वो मजबूत हो जाएगा तो हमें उसका कोई फायदा या कंसेशन मिलेगा नहीं। तो उन लोगों ने काटना शुरू कर दिया। इटली ने त्रिपोली, उसका क्षेत्र था लीबिया जिसको कहते हो, अब उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, उस पर कब्जा कर लिया। उसी तरह से किसी ने और अलग अलग, और फिर जो बाल्कन राज्य थे जिसमें यूनान स्वतंत्र हो चुका था, रोमानिया स्वतंत्र हो चुका था, मैंने 1911-12 की बुल्गारिया स्वतंत्र हो चुका था, आप नाम सुन ही रहे हो, तो सर्बिया स्वतंत्र हो चुका था। तो इन सबों ने, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बुल्गारिया और यूनान ने, इन्होंने मिलकर उल्टा ऑटोमन साम्राज्य पर ही हमला, युद्ध की घोषणा कर दी। तो इसको कहते हैं 1912-13 का बाल्कन युद्ध। अब यूरोपीय शक्तियों ने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके इस वॉर को रोका। इस वॉर को रोका, वही लंदन में सम्मेलन एक आयोजित करके 1912-13 के बाल्कन वॉर को रोका, और वहां एक नए राष्ट्र के रूप में अल्बानिया का गठन कर दिया। तो अब देखो, एक ऑटोमन साम्राज्य से कितने क्षेत्र टूट कर आए, जैसे पहले यूनान, आप अपनी मेमोरी पर बल दो, दूसरा रोमानिया, तीसरा और चौथा सर्बिया और मोंटेनिग्रो, पांचवा बुल्गारिया, छठा अल्बानिया, 6 राष्ट्र स्वतंत्र होकर आए। मानचित्र पर कहीं देख लो तो 6 राष्ट्र का लोकेशन तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये हुआ यूनान, 1832 में ये स्वतंत्र हो गया। ये हुआ रोमानिया, 1859 में ये स्वतंत्र हो गया। सर्बिया 1878, मोंटेनिग्रो 1878, ये दोनों बर्लिन कांग्रेस का एक आयोजन हुआ था। मैं आगे बर्लिन कांग्रेस की चर्चा करूंगा, चिंता मत करना, अभी हमारा परिप्रेक्ष्य बर्लिन कांग्रेस का नहीं आया है, आगे चर्चा करूंगा। तो ये स्वतंत्र हो गया। और तो कितने हो गए, अब इसके बाद
बुल्गारिया 1885 में बुल्गारिया स्वतंत्र हो गया और 1913 में अल्बानिया स्वतंत्र हो गया। अल्बानिया स्वतंत्र हो गया। अब आप लोग अगर अनुमति दो तो एक कॉम्प्लिकेटेड बात बताता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच काफी शत्रुता हो गई थी, क्योंकि सर्बिया जो सर्वसलाहवादी आंदोलन छेड़ने की बात कर रहा था, तो ऑस्ट्रियाई साम्राज्य हैब्सबर्ग साम्राज्य डर रहा था। तो 1912-13 में जो लंदन में कॉन्फ्रेंस हुआ था बाल्कन युद्ध को रोकने के लिए, तो उसमें हैब्सबर्ग साम्राज्य आफ्टर ऑल पावर था, यूरोपियन पावर था, यूरोपीय शक्ति थी, तो 5 पंचों को जो बुलाया जाता था पंचायत करने, उसमें उसको भी बुलाया जाता था, तो वो भी उस लंदन सम्मेलन में आया। अब देखो ये सर्बिया है, अगर मानचित्र तुम लोग देख रहे होगे तो सर्बिया के दक्षिण पश्चिम में आपको छोटा सा नेशन अल्बानिया नजर आ रहा है। तो बाल्कन युद्ध जब सर्बिया किया था तो सर्बिया की लालच इस तरफ थी, सर्बिया का लालच उसमें यह था कि हम जब ये समझौता होगा तो लंदन समझौता में हम दबाव डालकर जो भूभाग पर अल्बानिया है ये भूभाग हम अपने में ले लेंगे, मतलब ये भूभाग पर हम कब्जा कर लेंगे, ये उसका गेम प्लान था। लेकिन हुआ ऐसा कि चूंकि वहां पर ऑस्ट्रियाई साम्राज्य ने ऑस्ट्रिया आ गया पंच बनकर, तो ऑस्ट्रिया को तो पहले ही था सर्बिया का पत्ता काटना उसका उद्देश्य था, तो जानबूझकर ऑस्ट्रिया ने एक तरह से लंदन सम्मेलन को प्रभावित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अल्बानिया बना दिया। तो सर्बिया की दाल नहीं गली और सर्बिया इसको अपने भूभाग में नहीं मिला पाया। यह भी बड़ा कारण था ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और सर्बिया के बीच शत्रुता का। और अंत में मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले बताऊंगा सेराजेवो हत्याकांड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों के बीच शुरू हो जाएगा। खैर इतना नहीं, देखो अब यूरोपीय राष्ट्र बन रहे हैं, कुछ राष्ट्र तो अभी बने, कुछ राष्ट्र फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनेंगे। तो अब जब आप देख ही रहे हो तो आज भी यूरोप के मानचित्र पर देखोगे तो बुल्गारिया आपको मिलेगा, आज भी यूरोप के मानचित्र पर आपको रोमानिया मिलेगा, सर्बिया भी मिलेगा। सर्बिया बीच में विलीन हो गया और सर्बिया फिर आ गया, तो सर्बिया भी मिलेगा, अल्बानिया भी आपको मिलेगा, मोंटेनिग्रो भी आपको मिलेगा, ये सब राष्ट्र के रूप में आपको मिलेगा। बोस्निया अभी तो ऑटोमन साम्राज्य, अभी तो यह ऑस्ट्रियाई साम्राज्य का हिस्सा है, बोस्निया हर्जेगोविना ये सब मैं आगे बताऊंगा कैसे होने वाला है। तो ये कैसे बनने वाला है ये मैं आगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बताऊंगा। तो अभी 6 राष्ट्र को मैंने बनते हुए बताया आपको। तो ये हो गया ऑटोमन साम्राज्य टूट रहा है, उसके कब्र पर, ऑटोमन साम्राज्य के कब्र पर अलग अलग राष्ट्र स्थापित हो रहे हैं। अब इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है युवा तुर्कों ने बचाना चाहा, एक युवा तुर्क आंदोलन छेड़कर वो तुर्की के विभाजन को बचाना चाहा। लेकिन किसी क्रिटिक ने बिल्कुल सही कहा है कि युवा तुर्कों ने राष्ट्रवाद की हवा चलाई और बदले में उन्हें राष्ट्रवाद के तूफान का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब बहुसंख्यक समुदाय राष्ट्रवाद की बात करने लगता है तो अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत हो जाता है और वह और भी राष्ट्रवाद पर बल देने लगता है। तो बहुसंख्यक समुदाय के लिए वह लेने के देने हो जाता है। इसलिए कभी भी बहुसंख्यक समुदाय को राष्ट्रवाद की हवा देने की स्वतंत्रता नहीं होती। इतिहास से हमें यह सबक मिलता है। क्या चलिए, जो तुर्की को टूटना था टूट गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बताऊंगा कि अब तुर्की माने ऑटोमन साम्राज्य को जो टूटना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, अब पश्चिमी देश एक षड्यंत्र करेंगे कि हम ऑटोमन साम्राज्य को आपस में बांट ले, उसको टुकड़े टुकड़े कर दे। जिस आधार पर खिलाफत मूवमेंट हुआ था, आपको याद होगा इंडिया में। उसी समय एक सैनिक जनरल मुस्तफा कमाल पाशा का उद्भव होगा और मुस्तफा कमाल पाशा पश्चिमी देशों से टकरा जाएगा और टकरा कर वह युद्ध की तैयारी फिर शुरू कर देगा और कहेगा हम युद्ध करेंगे। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के साथ हुआ था, वो जर्मनी के खेमे में चला गया। मैं आपको आगे बताऊंगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो पढ़ाऊंगा। और जर्मनी हार गया तो ऑटोमन साम्राज्य भी हार गया। तो पेरिस शांति सम्मेलन में एक सेब्रे की संधि के आधार पर इसे बांटने का निर्णय लिया गया। उसी समय मुस्तफा कमाल पाशा खड़ा हुआ, पश्चिमी देशों को चुनौती दी। अंत में पश्चिमी देश भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, तो मुस्तफा कमाल पाशा के साथ समझौता कर लिया और लगभग उसकी सभी मांगे मान ली। फिर मुस्तफा कमाल पाशा एक सच्चा राष्ट्रवादी था, उसके मन में एक दर्द हुआ कि भाई हम ऑटोमन साम्राज्य इस तरह से क्यों टूट फूट रहे हैं, क्यों तुर्की इस तरह से कमजोर हो गया है, क्यों हम यूरोप का मरीज रहे, इस मरीज को हम ठीक करेंगे। और तब उसने तुर्की का आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया। मैं स्टूडेंट्स आप समझ सकते हो पूरे वर्ल्ड के लिए आई ओपनर था। पूरे इस्लामी जगत का मुखिया माना जाता था ऑटोमन खलीफा को, और उसने ऑटोमन खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया। तुर्की के नगरों के नाम बदल दिए।
इसलिए ताकि इस्लाम से उसने ऐसा पश्चिमीकरण किया तुर्की का कि इस्लाम का हर वेस्टेज को उसने मिटाना चाहा। अब फ्राइडे को शुक्रवारी खुतबा पर जाते थे, मतलब शुक्रवारी खुतबा का दिन है, तो जानबूझ के उसने रविवार को छुट्टी आयोजित की। और उसने इतना तक कि जो मौलवियों की टोपी पहनी थी उसको बैन करके और अंग्रेजी हैट, पश्चिमी हैट पहनवाना शुरू किया लोगों को। उसने अरबी लिपि को छोड़कर रोमन लिपि लागू कर दी और नगरों के नाम बदल दिए। कुस्तुनतुनिया जो नगर का नाम था उसका आज नाम क्या है पता है? इस्तांबुल, ये उसका नाम है, क्योंकि उसने बिल्कुल ही जितना भी ट्रेस था उसको मिटाना चाहिए। दुनिया के लिए एक मिसाल है कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन माय स्टूडेंट्स, अब अगर तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कि जो तुम लोग कॉन्शस हो तो पढ़ते ही होगे, उसमें आप एर्दोआन के बारे में सुनते हो। अभी भी चुनाव तुर्की में हुआ है, चुनाव जीता है प्रेसिडेंट के पद पर। आपको याद है कि केमाल समथिंग करके उसका अपोजिशन था, उसको 48% वोट मिले, इसको 51% वोट मिले और वो चुनाव जीता है एर्दोआन। वो एर्दोआन एक तरह से मुस्तफा कमाल पाशा की लेगेसी जो तुर्की में थी वो आर्मी ढो रही थी, और आर्मी वहां पर उसके सेकुलर पॉलिसी को आगे बढ़ाती थी। मुस्तफा कमाल पाशा के बाद भी मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क कहा गया, राष्ट्रपिता कहा जाता था, और उसने तुर्की का थोरोली आधुनिकीकरण कर दिया था। और चूंकि वो सैनिक जनरल था तो मुस्तफा कमाल पाशा की जो परंपरा है उसके सैनिक अधिकारी ढोते थे। एर्दोआन महोदय आए और पिछले तीन मतलब कह सकते हो कि वो एर्दोआन महोदय लगभग अब तो 1 दशक, मतलब 1.5 दशक से ऊपर से तुर्की पर हावी हैं, और जो भी वेस्टिजेस था, मतलब 21st सेंचुरी से वो तुर्की पर हावी हैं, और एक तरह से वहाँ का डिक्टेटर भी है, वहाँ का हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब चुनाव भी तो उनका बहुत हद तक रिग्ड ही होता है। पहले भी उन्होंने चुनाव करवाए, पहले प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट था, फिर प्रेसिडेंट का पोस्ट बनाए, और फिर उसने तुर्की का इस्लामीकरण कर दिया। जैसे एक हाजिया सोफिया मॉस्क था तुर्की में, तो हाजिया सोफिया मॉस्क को मुस्तफा कमाल पाशा ने म्यूजियम बना दिया था, नेशनल म्यूजियम। उसको फिर उन्होंने दोबारा मॉस्क में तब्दील किया 1-2 वर्ष पहले। तो तुर्की का फिर तुर्कीकरण, फिर इस्लामीकरण की नीति एर्दोआन ने लागू की हुई है। हालांकि उसके पॉलिटिकल गेम है उसके पीछे, लेकिन मुस्तफा कमाल पाशा की जो परंपरा है वो आर्मी उसको ढोती, लेकिन आर्मी के भी इसने पंख कतर दिए हैं। तो अब तुर्की तो फिर उल्टी दिशा में चली गई है, परंतु बहुत लंबे समय तक मुस्तफा कमाल पाशा का प्रभाव तुर्की पर बना रहा। तो ये था। अब हैब्सबर्ग साम्राज्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टूटेगा, और सोवियत ये जो रूसी साम्राज्य 1991 में टूटेगा। तो ये हुआ आपका उसका प्रभाव यूरोप पर। तो अब हम 1930 में राष्ट्रवाद ने यूरोप में एकीकरण और विभाजन दोनों प्रकार के आंदोलनों को प्रोत्साहन दिया, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखो राष्ट्रवाद का यूरोप पर प्रभाव, आप यहां पर डायग्राम भी बना सकते हो। पश्चिमी यूरोप पर आंतरिक रूप से संगठित किया, विभाजित क्षेत्रों को एकीकृत किया। इटली और जर्मनी, ऑटोमन हैब्सबर्ग रूसी साम्राज्य भाषाई और नस्लीय विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन। यह प्रश्न अपने स्वरूप में हाइपोथेटिकल है, आपको दिया हुआ है। इसके कीवर्ड्स हैं एकीकरण, विभाजन, यूरोप। स्पष्ट कीजिए, कीवर्ड्स है। ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए दे देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को सही मायने में एनालाइज कर पाइए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस शब्द की नकल करिए, आपको नहीं लिखना है, आपको सीधे लिखना है। यहां से लिखने के क्रम में ध्यान रखिएगा कि 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्रवाद एक क्रांतिकारी विचारधारा सिद्ध हुआ। शायद ही किसी दूसरी विचारधारा ने यूरोप पर इतना गहरा प्रभाव छोड़ा जितना राष्ट्रवाद ने। इसने एक ही साथ एकीकरण और विभाजन दोनों प्रकार के आंदोलनों को बल प्रदान किया। अब आप पढ़ते जाओ, आपको बिल्कुल सब क्लियर कट उत्तर मिल जाएगा। जहां कहीं भी परेशानी होगी वहां हूं मैं हेल्प करने के लिए। फ्रांस की क्रांति ने जितना उससे अपेक्षा की गई थी उससे बहुत कम पाया। क्या आप सहमत हैं? अब देखो ये क्वेश्चन को जरा देखिए और बताइए कि ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव है। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है या आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है। प्लीज थोड़ा सा क्लू दीजिए। आर्गुमेंटेटिव तो बहुत कुछ समझ रहे हो, स्मार्ट पीपल हो।
अब देखो इस प्रश्न में आप कीवर्ड्स को ध्यान दें, इसमें एक महत्वपूर्ण है कि आप सहमत हैं, इस तथ्य को संकेत करता है कि आपको सहमत असहमति के बिंदु दर्शाने। आपको क्या लगता है फ्रांस की क्रांति ने जितना उससे अपेक्षा की गई थी उससे बहुत कम पाया, तो हमने इसमें क्या स्टैंड लिया है इसको देखिए कि फ्रांस की क्रांति स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे के साथ प्रकट हुई थी, किंतु क्रियान्वयन के मध्य इन लक्ष्यों की अवहेलना हुई थी। माने क्रियान्वयन के मध्य बोला तो बड़ी बड़ी बातें थी, फिर क्रांति अपने रास्ते से विचलित हो गई। 1791 के संविधान में सीमित मताधिकार की पद्धति लागू की गई थी। जैकोबियन शासन भी व्यवहार में एक व्यक्ति का शासन बनकर रह गया। अंत में नेपोलियन ने फिर एक बार राजतंत्र को पुनर्जीवित कर दिया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि क्रांति अपने आदर्शों से दूर हट गई थी। इस आधार पर ऐसा माना जा सकता है कि क्रांति ने अपने घोषित लक्ष्य से कम पाया, परंतु फिर भी इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसके निम्नलिखित कारण है। वियना कांग्रेस फ्रांस तथा यूरोप की क्रांति पूर्व स्थिति में नहीं लौटा सकी। ये केवल आपको क्लू दिया गया है, पूरा उत्तर नहीं दिया गया। इसमें आप वियना कांग्रेस का रेफरेंस दीजिए कि फ्रांस की क्रांति हो गई लेकिन इसने यूरोप को परिवर्तित कर दिया। उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा फैल गई और वियना कांग्रेस उसको समाप्त नहीं कर सकी। 1830 और 1848 की क्रांतियों के माध्यम से फ्रांस और यूरोप में बदलाव होते रहे। इटली और जर्मनी आधुनिक राष्ट्र के रूप में संगठित हो गए। अतः अगर देखा जाए तो 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत के साथ ही संघर्ष करता रहा था। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ्रांस की क्रांति ने बहुत कम पाया। मतलब जो उसको जिसने वादा किया था, वादा के अनुसार तो रूसों की सामान्य इच्छा की अवधारणा थी, एक सार्वत्रिक व्यस्त मताधिकार लागू होना चाहिए था, सभी को मताधिकार मिलना चाहिए था, एक प्रजातंत्र आना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हो पाया। लेकिन जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन भी कम नहीं थे, वो बहुत परिवर्तन हो चुके थे। इसलिए इसने कम तो पाया परंतु बहुत कम नहीं पाया। 19वीं सदी का यूरोप फ्रांस की क्रांति की विरासत से ही संघर्ष करता रहा। परीक्षण कीजिए, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ही आप सीधे पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इसमें और कुछ नहीं दिखाना है। मतलब कैसे फ्रांस की क्रांति पूरे 19वीं सदी के यूरोप में परिवर्तन लाती रही, बस इसी को इसमें लिखना है जो मैंने ऑलरेडी उत्तर करके दिया हुआ है। अब आप लोग इतने इनलाइटेंड हो चुके हो कि मैं पढ़कर आपको क्या सुनाऊं, ये बहुत मतलब छोटी सी बात हो जाएगी। आप लोग खुद समझदार हो। हाँ, अगर आपको समझ में कहीं नहीं आता है तो मैं तो आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यूरोप के महत्वाकांक्षी राजतंत्रों के द्वारा राष्ट्रवाद की शक्ति से लाभ उठाना, अल्पसंख्यक समूह में राष्ट्रवादी चेतना का उद्भव, पुराने साम्राज्यों का विघटन। अब अंत में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण हमको बताना है, लेकिन अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है क्योंकि जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है वो बाकी विषय है, संविधानवाद का विकास, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास, ये सब की जानकारी हमें उससे मिलती है। तो अब तक जो मैंने आपको समझाया वहां तक समझ में आ गया? अंकुर, जरा मेरे स्टूडेंट से पूछो, फिर अंतर अनुशासनात्मक जो दृष्टिकोण है उसको समझाने के बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके है। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आप जब पढ़े होंगे तो यहां पर सूचना मिली हुई। अच्छा हाँ, ये जो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण है आपके मुख्य अध्ययन सामग्री के साथ नहीं जा पाया था, वो रह गया था, तो बाद में इसको भेजा गया था। लेकिन आप लोग जो अपना प्रिंट निकालते होंगे, मुझे लगता है डाउनलोड करते होंगे, प्रिंट निकालते होंगे अंकुर? दोनों करते हैं। आप लोग जो प्रिंट निकालते होंगे तो प्रिंट निकालने में एक साथ अटैच कर लेना। ये आपका, ये जो आप देख रहे हो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो टाइटल से पकड़ लोगे तो ये आप जोड़ लेना। 1815 के पश्चात यूरोप वाले अध्ययन सामग्री में इसे जोड़ लेना। वो पहली बार में रह गया था तो आपको बाद में भेजा गया। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दुखों की श्रृंखला के, जबकि पाने के लिए विश्व है। मैंने कार्ल मार्क्स ने कहा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों को, एक्चुअली हुआ ऐसा। माय स्टूडेंट्स, यहां पर मैं तुमको एक अंतर अनुशासनात्मक के पहले कार्ल मार्क्स से परिचय कराऊं। देखो
कार्ल मार्क्स एक उग्र समाजवादी चिंतक है, जो मैं पार्ट 3 में आपको समाजवाद और मार्क्सवाद पढ़ाऊंगा, वहां उसकी विचारधारा को पढ़ाऊंगा। यहां कार्ल मार्क्स का रेफरेंस देने की आवश्यकता क्यों हुई मैं बताना चाहता। कार्ल मार्क्स को रेफरेंस देने की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जो कार्ल मार्क्स था वह 1848 की क्रांति के समय वो एक्टिव था। उसमें पेरिस में था, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने तो अपने जीवन का लंदन में था और लंदन से फिर पेरिस में भी गया। तो कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन का तो एक बड़ा भाग लंदन में गुजारा। कब्र भी कार्ल मार्क्स का लंदन में ही बना है, लेकिन पेरिस में उस समय था। तो उसने देखा जो 1848 की क्रांति, उसका वो चश्मदीद गवाह था, उसने स्वयं क्रांति में देखा। तो 1848 की क्रांति में उसने एक बड़ी अजीब बात देखी। उसने देखा कि ये क्रांति सफल हो सकती थी, परंतु क्रांति इसलिए असफल हो गई क्योंकि मध्य वर्ग ने निम्न वर्ग को धोखा दिया। उसने देखा, दो चीजें उसने देखी उसमें 1848 की क्रांति के समय। एक, उसने यह देखा कि देखो, मध्य वर्ग जो विधान मंडल है उसमें लच्छेदार भाषण दे रहे थे या सभाओं में भाषण दे रहे थे, और जो मजदूर और शिल्पी कारीगर थे, जो निम्न वर्ग के लोग थे, वो सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर बैरिकेड लगा के रो रहा। तो पुलिस की लाठियां खा रहे थे निम्न वर्ग के लोग। ओके, फिर किसान भी थे और कारीगर भी शामिल थे। तो पहले कार्ल मार्क्स को पहले उसको आश्चर्य हुआ कि उसने देखा कि मध्य वर्ग निम्न वर्ग को साथ लेकर चला इस मूवमेंट में। अपनी आवश्यकता थी, क्योंकि निम्न वर्ग का न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज्यादा था, फाइटर तो निम्न वर्ग ही था। तो उनका यह कहना है कि जब मध्य वर्ग पहले निम्न वर्ग को साथ लेकर चला, लेकिन जब मध्य वर्ग का उद्देश्य पूरा हो गया तो मध्य वर्ग ने निम्न वर्ग को छोड़ दिया और पुलिस ने उसका दमन कर दिया। मतलब प्रशासन ने निम्न वर्ग का दमन कर दिया, मध्य वर्ग ने उसको दमन होने के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। तो मध्य वर्ग ने क्रांति को धोखा दे दिया। और फिर उसने एक और भी नई चीज देखी कि पहले किसान भी बड़े उत्साह के साथ इस शिल्पी कारीगरों के साथ, निम्न वर्ग में तो दोनों है ना, शिल्पी कारीगर मजदूर और किसान, तो किसान भी निम्न वर्ग में थे, तो किसान भी पहले उत्साह के साथ उस मूवमेंट में गए। इन बहुत सारे क्षेत्र में जब सामंतवाद का अंत कर दिया गया तो किसान का भी अपना लक्ष्य पूरा हो गया। उन्होंने भी शिल्पी कारीगर और मजदूर को एक तरह से अधूरे छोड़कर या अनफिनिश छोड़कर खुद क्रांति से निकल गए, और जो बेचारे मजदूर और शिल्पी कारीगर है वो पीटे गए सड़कों पर। तो कार्ल मार्क्स को आश्चर्य हुआ किसान ने ऐसा क्यों किया। तो मध्य वर्ग के बारे में तो उसने समझ लिया कि मध्य वर्ग अवसरवादी है, स्वार्थी है, आत्म केंद्रित है। उसका खुद का स्वार्थ जब तक होता है तब तो वो क्रांति को चलाता है, जब उसका स्वयं का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो क्रांति को धोखा दे देता है। और निम्न वर्ग के बारे में उसकी सोच यह थी कि निम्न वर्ग में जो किसान है वो सच्चा क्रांतिकारी नहीं हो सकते। जैसे उसने एक टर्म का यूज किया, सर्वहारा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे पूंजीपति वर्ग के लिए उसने शब्द का यूज किया है बुर्जुआ, और मजदूरों के लिए उसने शब्द का यूज किया सर्वहारा। कार्ल मार्क्स को हमेशा किसानों के प्रति एक पूर्वाग्रह रह गया। ये मैं अभी बता रहा हूं, आगे फिर मार्क्सवाद पढ़ाऊंगा तो वहां भी समझाऊंगा। और ये आप वैसे भी कोई देखो, मैं स्टूडेंट्स, मेरा उद्देश्य क्या है और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं। एक टाइम आएगा कि आप लोग भी समझोगे। आप प्रीलिम्स कहते हो, मेंस कहते हो या यूपीएससी। अब देखो, यूपीएससी में कोई भी एग्जाम में पास करने के, चाहे वो प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम, एक खास नॉलेज का स्तर होना चाहिए। जैसे देखो, अब मैं टाइम भी देता हूं, आपको मैटर भी पहले दे देता हूं, लेकिन मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप इस क्वालिटी को पकड़ के नहीं चलेंगे तो फिर जैसे प्रीलिम्स में आपने देखा हाहाकार मचा, उसी तरह का हाहाकार मचता रहेगा यूपीएससी में। इसका सही इलाज नहीं हो पाता है। इसका सही इलाज यह है कि स्टूडेंट्स का सोच ही ऊंचा होना चाहिए, आपका नॉलेज का स्तर ही थोड़ा बेहतर होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप बेसिक पर हैं तो हम आपको कहां छोड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं ना। हम आपको फाउंडेशन से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बताओ कोई दिक्कत हो रही नहीं हो रही है ना, हम बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन हम आपको उस स्तर पर ले जाएंगे, क्योंकि उस स्तर पर हम नहीं ले जाएंगे तो आप सफल ही नहीं होंगे। आप एग्जाम में आप जाके हाथ पांव फूल जाएंगे आपके। और ये जो जितने विषय है ना, सारे विषय का आपस में संपर्क है।
आप असली योद्धा हो, आप सारे विषय पढ़ रहे हो, तो आपको इनके बीच एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर चलना है और आपको अपने खास सोच का स्तर, अब जैसे इससे तुमको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बहुत सारी जानकारियां मिल जाएगी, आपको संविधानवाद की जानकारी मिल जाएगी, आपको अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी, तो आपको इतनी बातों की जानकारी मिल जाएगी which you cannot imagine earlier, जो पहले आपने नहीं सोचा था। So my students, here my request is कि आप इस बात को पकड़ के चलिए और जैसे जैसे मैं कहता हूं उसको फॉलो करिए। जैसे सर्वहारा, तो सर्वहारा और बुर्जुआ, ये दो शब्द का इस्तेमाल कार्ल मार्क्स करेगा। बुर्जुआ पूंजीपति वर्ग के लिए और सर्वहारा मजदूर वर्ग के लिए, ये दो शब्द का इस्तेमाल करेगा। तो जानते हो सर्वहारा में किसानों को नहीं रखा, कहा नहीं नहीं नहीं, किसान सर्वहारा नहीं हो सकते। क्यों? किसानों के पास निजी संपत्ति होती है और निजी संपत्ति होती है तो किसान को हमेशा अपनी निजी संपत्ति छीन जाने का खतरा होता है। सच्चा क्रांतिकारी वह होगा जिसके पास निजी संपत्ति नहीं होगी। जैसे उसने मजदूरों को सच्चा क्रांतिकारी कहा, जिसके पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सीधे हथौड़ा उठाएगा और व्यवस्था पर हमला कर देगा। किसान के पास तो निजी संपत्ति है, उतना जोखिम वो मोल ले ही नहीं सकते, उतना रिस्क ही नहीं ले सकते। तो कार्ल मार्क्स को हमेशा किसानों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया रहा। 1848 के रेवोल्यूशन से उसने कहीं ना कहीं सीखा और तब 1848 में ही उसने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं घोषणा पत्र को, अपना प्रसिद्ध वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जारी किया कि दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवा दुखों की श्रृंखला या दुखों के जंजीर के। तो ये अब पाने के लिए सारा विश्व है। तो यहीं से जो सर्वहारा मूवमेंट है वह जो बुर्जुआ आंदोलन से सदा के लिए निम्न वर्ग को अलग कर लिया। अब तक निम्न वर्ग पिछलग्गू की तरह मध्य वर्ग के पीछे चल रहा था। अब मध्य वर्ग ने, जैसे अब तक मध्य वर्ग ने निम्न वर्ग को अपने पिछलग्गू की तरह हमेशा मूवमेंट में ले चला था और यूज किया था। अब निम्न वर्गीय आंदोलन सदा के लिए मध्य वर्गीय आंदोलन से पृथक हो गया। अब 19वीं सदी की क्रांतियों के अध्ययन का मार्क्स ने, ये तो मैंने आपको बता दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेना। अब देखिए, अब सर्वहारा वर्ग का अपना पृथक संगठन, पृथक कार्यक्रम, पृथक नेतृत्व होना चाहिए। एक दृष्टि से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ने इस खाली जगह को भरने का प्रयास किया। फिर मार्क्स ने यह भी महसूस किया कि सर्वहारा को उनके मार्ग से भटकाने के लिए बुर्जुआ के हाथों में कई उपकरण हैं। उनमें से एक उपकरण है राष्ट्रवाद। जब तक श्रमिक इस राष्ट्रवाद की चौहद्दी में बंधे रहेंगे, उन्हें वर्गीय चेतना नहीं आएगी। इसलिए मार्क्स ने अपनी घोषणा पत्र में इस राष्ट्रवाद की सीमा को अस्वीकार किया। हालांकि उस मोर्चे पर उसे अधिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि राष्ट्रवाद अति दीर्घजीवी सिद्ध हुआ और आने वाले समय में उसने अपने में समाजवाद को ही आत्मसात कर लिया। फिर भी मार्क्स की घोषणा का महत्व इस बात में है कि वो पहला ऐसा चिंतक था जिसने एक समग्र विश्व क्रांति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। मतलब देखो, मार्क्स जानता था कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जो मजदूरों में एकता नहीं होने देगी। कहेंगे भाई ये ब्रिटिश है, ये फ्रेंच है, ये जर्मन है, ये स्पेनिश है। उसने कहा कि नहीं, दुनिया के मजदूरों एक हो। तुम मजदूर हो, चाहे वो जर्मन हो, अंग्रेज हो या स्पेनिश हो, पूंजीपति हैं, उनके हित आपस में एक होते हैं और तुमको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इसलिए तुम भी अपने आप में वर्गीय चेतना पैदा करो और दुनिया में क्रांति लाओ। तो कार्ल मार्क्स ने राष्ट्रवाद का सामना करना चाहा, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कार्ल मार्क्स को भी राष्ट्रवाद के विरुद्ध सफलता नहीं मिली और इस मोर्चे पर भी कार्ल मार्क्स विफल रहा। राष्ट्रवाद को दबा नहीं सका, कोशिश की, दुनिया में बदलाव तो बहुत लाया। अब देखो, संविधानवाद का विकास का मतलब है कि देखो, ये जो एक खंड है इसमें संविधानवाद से संबंधित कितनी बातें हुई है, तुम लोग खुद पढ़ लेना। जैसे संविधानवाद से संबंधित एक बात यह हुई कि प्रबोधन आया तो प्रबोधन ने प्रतिनिधित्वक सरकार की मांग उठाई। प्रतिनिधित्वक ने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और मैंने फिर अमेरिकी क्रांति में बताया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। तो अमेरिकी क्रांति ने उसको और भी आगे बढ़ाया। फिर फ्रांस की क्रांति के समय, जैसे पहला लिखित संविधान अमेरिकी क्रांति के बाद बना, फिर फ्रांस की क्रांति के मध्य 4 संविधान बने। और फिर जब फ्रांस का विस्तार यूरोप के अन्य देशों में हुआ तो अन्य देशों ने भी संविधानवाद को अपना लिया। 1830 और 1848 की क्रांति के समय
यूरोपीय देशों, अधिकांश यूरोपीय देशों ने संविधानवाद को अपनाया, लेकिन ध्यान रहे अभी दो कमियां थी इन संविधानों में। महिलाओं और निम्न वर्ग को अधिकार प्राप्त नहीं था। लेकिन अब देखिए इतिहास के किस मोड़ पर जाकर निम्न वर्ग और महिलाओं को मताधिकार मिलेगा, और यह मताधिकार किन कारणों से मिलेगा, कैसे प्रजातंत्र दुनिया में आएगा। तो मैं प्रजातंत्र के विकास का भी चश्मदीद गवाह आपको बनाऊंगा कि दुनिया में प्रजातंत्र आएगा, अपने तरीके से आएगा और एक खास समय में आएगा। तो उस पर भी अब चर्चा करेंगे। अब देखो, जन राजनीति। फ्रांस की क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि रही जन राजनीति की शुरुआत, क्योंकि वहीं से जनता राजनीति में पहली बार हिस्सा लेने लगी फ्रांस की क्रांति के समय से। अब जनता राजनीति में हिस्सा लेने लगी और घरेलू नीति से लेकर विदेश नीति तक सभी को प्रभावित करने लगी। जनता को राजनीति में लाने वाला काल यही काल है जब अब जनता राजनीति में हिस्सा लेने लगेगी। और एक चीज जो मैंने इसमें नहीं दिया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इस काल का एक महत्वपूर्ण विकास है मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत, इसने एक तरह से अमेरिकी विदेश नीति का आधार बना। वो था, अमेरिका ने एक पृथकतावाद की नीति अपनाई कि हमें यूरोपीय राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना और न यूरोपीय शक्तियों को अमेरिका के मामले में, अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस तरह से तुम देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की शुरुआत हुई। अब यही तुम्हारा फूड फॉर थॉट है, और फूड फॉर थॉट में आप लोगों को कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। वियना कांग्रेस ने यूरोपीय व्यवस्था की स्थापना के लिए कौन से कदम उठाए, कदम आप जानते ही हो। उनके 3 उद्देश्य थे, उसके लिए कौन से कदम उठाए। वियना व्यवस्था को किन कारकों ने ध्वस्त किया, तो उदारवाद और राष्ट्रवाद की विचारधारा ने ध्वस्त किया। राष्ट्रवाद का 19वीं सदी के यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो अब 3 तरह का प्रभाव पड़ा है जो तुम लोग कर ही चुके हो। और 19वीं सदी के यूरोप में परिवर्तनों का विरोध कौन कर रहे थे और क्यों, तो जो रूस और ऑस्ट्रिया परिवर्तन का विरोध क्यों कर रहा था, वो क्यों तुम जानते हो। इस क्यों का जवाब जरा देना, तो तुम लोग बड़ा ब्रिलियंट हो, जरा मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो। जैसे तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखा जाए चौथा, 19वीं सदी के यूरोप में परिवर्तनों का विरोध कौन कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, तो इसका कारण बताओ। तो एक ही शब्द में जितना आप लिख सकते हो, बस बी फास्ट। अंकुर हमें इन्फॉर्म कर देगा तो मुझे भी खुशी होगी कि आप लोग अब काफी इनलाइटेंड हो चुके हो। कुछ लिख रहे हैं विघटनकारी, कुछ लिख रहे हैं। बोलो क्या लिख रहे हैं मिस्टर अंकुर, इन्फॉर्म मी। हाँ, शक्ति का संतुलन बिगाड़ना। हाँ, परिवर्तनों का विरोध कर रहे थे पहले 2 साम्राज्य, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य, क्योंकि ये बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय थे और अलग अलग नस्ल के लोग राष्ट्रवाद के प्रभाव में अपने आप को अलग राष्ट्र की मांग करते, अलगाववाद को बढ़ावा मिलता। और उन्हें डर था कि अगर उदारवाद की विचारधारा फैली तो हमारी खुद की प्रजा यह कहेगी कि आप हमें प्रतिनिधित्वात्मक सरकार दीजिए। उदारवाद का मतलब प्रतिनिधित्वात्मक सरकार और राष्ट्रवाद का मतलब आत्मनिर्णय का अधिकार, मतलब हमें अलग राष्ट्र बनाने की अनुमति दीजिए। और ये दोनों घातक हो जाता पुराने साम्राज्यों के लिए। इसलिए हैब्सबर्ग साम्राज्य और रूसी साम्राज्य इसका विरोध कर रहे थे। मेरे विचार से आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि साइट पर लिखना क्या मिस्टर अंकुर को ठीक जा रहा है। तो ये साइट पर लिखना आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। काश आप लोग सामने अगर डायरेक्ट आकर बोल रहे होते तो मैं सुन रहा होता तो मुझे और भी। खैर चलिए, लेकिन आप लोगों की समझदारी तो है, आप लोग समझदारी तो दिखा रहे हो। अब ऑटोमन साम्राज्य के भीतर राष्ट्रवाद ने किस प्रकार संकट की स्थिति पैदा की, तो ऑटोमन साम्राज्य के भीतर राष्ट्रवाद ने किस प्रकार संकट की स्थिति पैदा की, तो आप देख ही चुके हो कि ऑटोमन साम्राज्य विघटन की प्रक्रिया से गुजरता रहा, जिसने बाल्कन क्वेश्चन का रूप लिया। तो ये सेगमेंट हमारा समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ने की अनुमति मांगेंगे। सो मैं स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लू दे दूं कि आप लोग क्लियर हो, और क्लियर हो गए तो एक मैटर मैं पहले ही एडवांस में भिजवा चुका हूं, तो मैं फिर उसकी चर्चा शुरू करूंगा। तो पहले आप ये बताइए
कि अब ये सेगमेंट आपका क्लियर हुआ। रिवीजन आप लोग जारी रखिएगा। दो चीज का ध्यान रखिएगा, हर दिन 20 से 25 मिनट, अगर हाफ एन आवर हो जाए तो सोने में सुहागा। सोचने पर वक्त देना है, लिंक करने पर वक्त देना है, और हमेशा एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से इंटरलिंक करके देखना है। इंटरलिंक करके नहीं देखोगे तो थिंकिंग क्रिएचर नहीं बनोगे और तथ्यों में रह जाओगे। हम चाहते हैं कि आपका जो विचार है वो तथ्यों से ओपिनियन की तरफ आए। ओके, और ओपिनियन की तरफ तभी आएगा जब इन चीजों को आप देख पाओगे। तो पहले थोड़ा सा आप क्लू दे दो, क्योंकि मैं सेगमेंट समाप्त किया और मुझे आगे बढ़ना है। ओके है। अब एक प्रश्न मेरा और, मैंने एक मैटर भिजवाया था सैटरडे को, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। आपके घर पर एक मैटर पहुंचा है, औद्योगिक क्रांति। मैंने आप लोगों ने उसको डाउनलोड किया है, यस और नो? मिस्टर अंकुर इन्फॉर्म करिए। Yes. ओके, गुड। चलिए, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूं। खंड 3, प्रमुख मुद्दे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का उद्भव तथा विस्तार। ओके, औद्योगिकरण का बदलता हुआ मॉडल। खंड 3 में आप, ये हो गया उपखंड 2, हमें खंड 3 में उपखंड प्रथम है। औद्योगिकरण का बदलता हुआ मॉडल तथा अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार। समाजवाद तथा मार्क्सवाद एवं यूरोप पर इसका प्रभाव। साम्राज्यवाद एवं नया साम्राज्यवाद। एशिया में यूरोपीय शक्तियों का प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नव साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि एवं प्रभाव। ओके, इतने टॉपिक्स हैं आपके जो आपस में जुड़े हुए हैं। ये आपका पहला उपखंड है, समाजवाद और मार्क्सवाद दूसरा उपखंड होगा, उपखंड 2। ये उपखंड 1। साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद, ये आपका उपखंड 3। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी नव साम्राज्यवाद, ये मतलब ये एक खंड हुआ, उपखंड। ये दूसरा उपखंड हुआ, तीसरा उपखंड। चौथा है प्रथम विश्व युद्ध, उपखंड 4 होगा ये, उपखंड 4। और ये चारों उपखंड एक दूसरे से जुड़े हुए। ध्यान रखिएगा, हम लोग अब खंड 3 में आ गए, खंड 2 को छोड़कर। इसमें 4 उपखंड हमने बनाए हैं। पहला है औद्योगिक क्रांति, दूसरा है समाजवाद और मार्क्सवाद, तीसरा है साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद, और चौथा है मतलब नया साम्राज्यवाद, और चौथा है प्रथम विश्व युद्ध। और इन चारों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड पढ़ने का मजा है, जैसे आपने पार्ट 2 में पढ़ा, और मैं फिर एक डायग्राम के माध्यम से भी इस इंटीग्रेशन को समझाऊंगा। अब जानिए, क्या क्या जानिए। ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति किस प्रकार एक अप्रत्याशित घटना के रूप में प्रकट हुई, फिर अलग अलग क्षेत्रों ने परिस्थितियों के अनुकूल औद्योगिकरण के पृथक मॉडल का विकास किया कैसे। दूसरा, 19वीं सदी के यूरोप में औद्योगिकरण ने किस प्रकार परिवर्तन के एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य किया। और तीसरा है, औद्योगिकरण ने एक तरफ मध्य वर्ग की स्थिति को मजबूत बनाया तो दूसरी तरफ उसने एक औद्योगिक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। इसलिए एक तरफ जहां मध्यवर्गीय विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद की प्रगति हुई, वहीं दूसरी तरफ निम्नवर्गीय विचारधारा के रूप में समाजवाद एवं मार्क्सवाद का प्रसार हुआ। और औद्योगिक क्रांति का एक स्वाभाविक परिणाम था नए साम्राज्यवाद का उद्भव एवं प्रसार। इसने एक भूमंडलीकृत पद्धति को जन्म दिया, और साम्राज्यवाद, समाजवाद एवं राष्ट्रवाद के बीच तालमेल और टकराहट का परिणाम था प्रथम विश्व युद्ध।
ये सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हैं। औद्योगिक क्रांति होगी तो औद्योगिक क्रांति जो प्रभाव पैदा करेगा, उस प्रभाव का नतीजा होगा कि यूरोप में समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधारा आएगी। क्योंकि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा, और वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फिर वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधारा आएगी। अब दूसरा, 19वीं सदी के यूरोप में औद्योगिकरण ने किस प्रकार परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में कार्य किया। अब जब समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधारा आएगी तो औद्योगिक क्रांति का एक दूसरा प्रभाव भी होगा, और औद्योगिक क्रांति का एक दूसरा प्रभाव होगा, वह होगा साम्राज्यवाद या नया साम्राज्यवाद। मतलब जब औद्योगिक क्रांति होगी तो बाजार की आवश्यकता होगी, तो दुनिया भर में अपना बाजार विस्तार करने के लिए यूरोपीय शक्तियां आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगी। तो एशिया और अफ्रीका का विभाजन होगा, और बाल्कन प्रश्न पहले ही उपस्थित हो चुका है। तो एशिया अफ्रीका का विभाजन और बाल्कन प्रश्न ये आवश्यक रूप में राष्ट्रवाद को जन्म दे देगा। तो आप देखेंगे किस प्रकार से राष्ट्रवाद जन्म लेने लगेगा। तो जैसे मैं आपको पार्ट 2 बताया था ना, पार्ट 2 का एक डायग्राम बताता हूं। देखिए, औद्योगिक क्रांति पर हम आते हैं। जैसे एक डायग्राम देखिए, अब बताते हैं, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे आपने वहां फ्रांस की क्रांति देखी, समझना आप इसको, फ्रांस की क्रांति से एक विचारधारा निकल के आई, चाहे इसको ऐसे ही कर देता हूं, फ्रांस की क्रांति, और इससे निकल के विचारधारा आई राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का एक प्रभाव है इटली एवं जर्मनी का एकीकरण। और इटली और जर्मनी का एकीकरण कितनी ईस्वी में हुआ पता है? 1870 में। तो 1870 में हुआ। ओके, और ओटोमन साम्राज्य पर प्रभाव, ओटोमन साम्राज्य पर प्रभाव, इसको बोलते हैं इंसिपिएंट नेशनलिज्म। इंसिपिएंट नेशनलिज्म का मतलब है आरंभिक राष्ट्रवाद, इसको बोलते हैं। जो ओटोमन साम्राज्य पर प्रभाव हुआ, और इसका परिणाम क्या होगा पता है? बाल्कन समस्या। बाल्कन समस्या, इधर बाल्कन समस्या होगी। और 1870 का जो राष्ट्रवाद, जैसे इटली और जर्मनी को जो सफलता मिलेगी राष्ट्रवाद के मोर्चे पर, तो इटली और जर्मनी की सफलता के बाद क्या होगा कि इसे, मतलब जब इटली और जर्मनी को जो सफलता मिलेगी उसको, तो उसके बाद एक सुप्रा नेशनलिज्म का विकास होगा, अति राष्ट्रवाद। क्योंकि इटली और जर्मनी की जो सफलता मिलेगी, जब जर्मनी एक बहुत पावरफुल कंट्री बनेगा इटली, तो इससे अति राष्ट्रवाद को बल मिलेगा। यही अति राष्ट्रवाद है साम्राज्यवाद। अति राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन देगा, क्योंकि साम्राज्यवाद केवल बाजार के लिए ही थोड़ा है। साम्राज्यवाद में अब एक ब्रिटिश अर्धरात्रि में छाता लेके अकर कर बोलता है, हमारे साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता। तो उसके लिए मतलब एक गर्व की बात है। मतलब जैसे पहले के जो राजे महाराजे हाथी रखते थे, पहले के कुलीन लोग हाथी रखते थे, तो इट वॉज ए मैटर ऑफ, यू कैन से, फैमिली प्राइड फॉर देम। सो दिस इज हियर यू कैन से इट वॉज जस्ट अ प्राइड फॉर हिम। ये जो है, ये प्राइड, उनके मन में भी एक प्राइड की बात आ रही है कि हाँ ठीक है, कि भाई हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी प्राइड की बात है, ये हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो उन्होंने इसको गर्व के रूप में देखा है, अति राष्ट्रवाद। तो एक टर्म आता है अति राष्ट्रवाद। अति राष्ट्रवाद से जन्म लेता है साम्राज्यवाद।
ओके, और यहीं से ओके, और तो ये दोनों यहां मिलेंगे और तब होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाल्कन समस्या। ये इसमें अब साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति भी जुड़ेगी। तो अब एक डायग्राम में बनाऊंगा जिसमें खंड 2 और खंड 3 दोनों मिलेंगे, तब होगा प्रथम विश्व युद्ध। वो भी मैं आपको जोड़ के बताऊंगा। बहुत आसान है, देखो ऐसे इंटीग्रेटेड पढ़ना ज्यादा आसान है और सबसे बड़ी बात है इसमें मजा भी आता है। मैंने क्या बताया, 2 चीजों आवश्यक है, एक क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, मैंने पढ़ने के क्रम में एक नेचुरल क्यूरियोसिटी आपको पैदा होनी चाहिए और ये बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा है इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब है कि आप फील करिए दुनिया में कैसे कैसे बदलाव हो रहा है, तो आप और भी उसको एंजॉय करेंगे। तो ये चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं खंड 3 में। तो औद्योगिक क्रांति जहां आ रहे थे वहीं पर आते हैं। अब उपखंड में पहले में आप आ गए औद्योगिक क्रांति। जब मैटर को उठाओगे तो औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है उसको देखते हैं। औद्योगिक क्रांति उत्पादन की पद्धति में एक मूलभूत परिवर्तन को रेखांकित करता है। अब देखो, अब बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, क्योंकि मैं जो आपको डायग्राम पीछे बताया था उसमें क्या बताया, आर्थिक परिवर्तन वर्गीय समीकरण में बदलाव लाता है। वर्गीय समीकरण में बदलाव का मतलब है सामाजिक परिवर्तन, और सामाजिक परिवर्तन का मतलब है विचारधारा में परिवर्तन, और विचारधारा से राजनीतिक सांस्कृतिक परिवर्तन होता चलेगा। तो दुनिया में जो अब आगे बड़ा बदलाव आएगा वो औद्योगिक क्रांति लाएगा। तो औद्योगिक क्रांति उत्पादन की पद्धति में एक मूलभूत परिवर्तन को रेखांकित करती है। इसने मानव पर मशीन की सर्वोच्चता स्थापित कर दिया। पहले मानव, पहले ह्यूमन लेबर था, अब मशीन दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मशीन की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। इसके साथ घरेलू उद्योगों का स्थान फैक्ट्री प्रणाली, जैसे घरेलू उद्योगों का स्थान किसने ले लिया, मॉडर्न फैक्ट्री प्रणाली ने। तथा ब्रिटिश आर्थिक जीवन का आधार कृषि के बदले उद्योग हो गया। अब ब्रिटिश आर्थिक जीवन का आधार कृषि के बदले उद्योग हो गया। मोटे तौर पर ब्रिटेन में 1760 से 1820 के बीच, या कभी कभी 1840 से मिलता है, तो ये दोनों डेट मिलेगा, आप उसके लिए चिंता मत करना। 1840 के बीच ब्रिटेन में होने वाले आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण को औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया था। वस्तुतः 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप में जो आर्थिक सामाजिक रूपांतरण हुए थे उसकी जड़ पिछले 3-4 शताब्दियों में यूरोप में होने वाले परिवर्तनों में थी, जिसे निम्नलिखित डायग्राम से समझा जा सकता है। अब देखो, क्रांति कहा जाए नहीं, देखो क्रांति किसी को कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। एक, जो परिवर्तन हो रहा है बहुत द्रुत का मतलब है बड़ी तेजी से, माने अचानक, और दूसरा ये समाज के एक बड़े भाग को प्रभाव छोड़ रहा है। तो दूसरा क्राइटेरिया पर तो ये क्रांति कही जाएगी, क्योंकि समाज के एक बड़े भाग पर ये अपना प्रभाव छोड़ रही है। लेकिन जो पहली क्राइटेरिया है जो वो द्रुत के कसौटी पर ये नहीं आएगी कि भाई ये अचानक से प्रकट नहीं हुई, बल्कि ये डायग्राम नीचे जो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 3-4 शताब्दियों में जो यूरोप में परिवर्तन होता आ रहा है वह परिवर्तन का यह परिणाम है। ये डायग्राम इसमें आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि बड़ा सा है तो हम अगर इसको बोर्ड पर बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा, तो आप लोग अपने घर पर देख लीजिएगा। देखिए, पहले 5 मेजर पॉइंट को हमने पकड़ा है। एक है सामंतवाद का पतन, ओके, दूसरा है डायग्राम बताएगा, दूसरा है पुनर्जागरण, तीसरा है प्रोटेस्टेंट आंदोलन, चौथा है प्रबोधन, और 5वां है नेपोलियन की युद्ध। ये 5 फैक्टर यूरोप में बदलाव लाएंगे। अब कहेंगे सामंतवाद के पतन से क्या बदलाव आना है, तो सामंतवाद के पतन का बदलाव है कृषि सुधार। जब तक सामंतवाद का पतन नहीं होता कृषि के क्षेत्र में सुधार नहीं होता। कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए एक पहल होनी है, और यह पहल सामंतवाद के पतन के बाद ही होनी। जो सामंतवाद का पतन होगा तो मैनर प्रणाली टूटेगी, वही कृषि दास्ता, और तब कृषि के क्षेत्र में सुधार होगा। तो कृषि के क्षेत्र में सुधार ने 2 प्रभाव पैदा किए। एक, खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी, और उस समय खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ती तो क्या होता था पता है, जनसंख्या वृद्धि। तो खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि हुई, और जनसंख्या वृद्धि उस समय के यूरोप में आवश्यक थी। दूसरा, उद्योगों के लिए कच्चे माल, माने उद्योगों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, माने उद्योगों के लिए जो कच्चे माल है वो तो कृषि से ही मिलने थे ना, क्योंकि उसमें कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज बनना है, जैसे कपास है, जूट है, ये सब कच्चे माल तो कृषि ही पैदा करते हैं। इससे औद्योगिकरण को भी लाभ मिला, जनसंख्या वृद्धि से भी लाभ मिला, और कच्चे माल का भी लाभ मिला। दूसरा, पुनर्जागरण।
तो 16वीं सदी में जो पुनर्जागरण था उसने 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति का रूप ले लिया। मैंने आपको प्रबोधन पढ़ाते हुए वैज्ञानिक क्रांति बताया था, क्योंकि जो देखो पुनर्जागरण में भी विज्ञान का विकास हुआ है, परंतु वो विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का विकास हुआ। जैसे उस समय जो भी केपलर हुए, कोपरनिकस हुए, न्यूटन हुए, वो जितने भी थे विचारधारा के स्तर पर उन्होंने काम किया। लेकिन 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति का मतलब हुआ कि अब जो एक वैज्ञानिक की जो सैद्धांतिक शिक्षा है और एक टेक्नीशियन की जो व्यवहारिक शिक्षा है, वो सैद्धांतिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा दोनों एक दूसरे के करीब आ गई और बहुत सारे साइंटिफिक सोसाइटीज की स्थापना हुई और तकनीकी का विकास होने लगा। तो जो वैज्ञानिक क्रांति हुई वो 17वीं सदी में जो क्रांति हुई उससे क्या हुआ, 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति। तो जो वैज्ञानिक क्रांति, उस वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ। 17वीं सदी में वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ और तकनीकी विकास ने आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली के विकास को संभव बना। जब तकनीकी विकास हुआ तो आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। ओके, ये हुआ। अब नेक्स्ट देखते हो प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रोटेस्टेंट आंदोलन में क्या होना है, तो पूंजीवाद को, प्रोटेस्टेंट आंदोलन से पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। क्योंकि आपको याद है मैक्सवेल की थियरी मैंने बताई थी। जैसे देखो अब पुनर्जागरण हुआ तो 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति, और बिना 17वीं सदी की वैज्ञानिक क्रांति का आधुनिक फैक्ट्री नहीं बन सकती थी। तो आधुनिक फैक्ट्री के विकास में वैज्ञानिक क्रांति ने भूमिका निभाई। तो इसकी जड़ पुनर्जागरण में चली जाती है, पुनर्जागरण से वैज्ञानिक क्रांति और इधर आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली। सामंतवाद के पतन से कृषि सुधार और प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने, जो मैंने आपको जब प्रोटेस्टेंट आंदोलन पढ़ाया था तो मैंने बताया था एक मैक्सवेल की एक थियरी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, याद करिए। तो मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रोटेस्टेंट विचारधारा है उसने कहीं ना कहीं, प्रोटेस्टेंट एथिक्स ने कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के विकास को संभव बनाया। तो इसलिए उसको प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट वन आप देखते हैं प्रबोधन। तो प्रबोधन ने मुक्त अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि प्रबोधन के समय ही तो एडम स्मिथ आया है, आप याद करिए, और एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया है। तो प्रबोधन से मुक्त अर्थव्यवस्था की अवधारणा को प्रोत्साहन मिला। और पांचवा है नेपोलियन के युद्ध। तो नेपोलियन ने यूरोप में फ्रांसीसी प्रसार के मध्य पुरानी संस्थाओं को तोड़कर यूरोप में नई गतिशीलता ला दी। ये सभी ने वैज्ञानिक क्रांति का रास्ता तैयार कर दिया। ये आप समझ गए? इसको समझने में कोई समस्या तो नहीं हुई? अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से कि पीछे 3-4 शताब्दी में जो यूरोप में परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन औद्योगिक क्रांति का रास्ता तैयार करेगा। कुछ क्लू दीजिए मेरे स्टूडेंट्स प्लीज। मैक्सिमम यस। ओके, फिर डायग्राम एक बार देख लेना, मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, अब आपके सामने मुद्दा आया है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई। इसलिए कि देखो माय स्टूडेंट्स, पीछे की चीजें भूल जाओगे और आगे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तब समस्या आएगी। मैं आपको पहले ही बताता हूं, इस समस्या का एक ही इलाज मेरे पास है कि मैं बार बार मोटिवेट करूं आपको कि आप पीछे की चीजों को आगे की चीजों से जोड़ते हुए फिर आप पढ़ाई कीजिए। मेरा विश्वास है फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे आपको मैं पहले व्यावसायिक क्रांति तो पढ़ा चुका हूं ना, वाणिज्यिक क्रांति, आपको व्यावसायिक क्रांति जो आप कमर्शियल रेवोल्यूशन जो पिछले 17वीं सदी में आपने देखा, तो वहां पर आपने क्या देखा? आपने वहां पर देखा कि जैसे व्यावसायिक क्रांति, तो व्यावसायिक क्रांति ने यू नो कि उसमें आपको सूचना मिलती है कि व्यावसायिक क्रांति में सबसे पहले आगे स्पेन और पुर्तगाल नई दुनिया की खोज के लिए निकला, पुर्तगाल और स्पेन ने। फिर उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड शामिल हुआ। तो 5 कंट्री थे जिन्होंने व्यावसायिक पूंजीवाद से अपने आप को जोड़ा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का पहला चरण जो वाणिज्यिक पूंजीवाद है, तो व्यावसायिक क्रांति के साथ ही शुरू हुआ, तो आप लोगों को पता है। उसमें आए थे 5 कंट्री आगे, पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस और हॉलैंड। इन 5 को छोड़ते हुए व्यावसायिक क्रांति में ये 5 कंट्री शामिल थे।
इन 5 को पीछे छोड़ते ब्रिटेन अकेला आगे बढ़ गया और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई। इसलिए आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है, क्योंकि देखो अब हम लोगों को हॉरिजेंटल भी पढ़ना है और वर्टिकल भी पढ़ना है। जैसे पहला उपखंड में आए औद्योगिक क्रांति, तो पहला उपखंड में हमारा पहला विचार होगा या इसमें पहला हमें होगा, इसमें हम लोग जो काम करेंगे उसमें पहला करेंगे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उद्भव एवं प्रभाव। फिर ब्रिटेन से अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति का प्रसार, उसमें एक संयुक्त राज्य अमेरिका देखेंगे, जर्मनी, रूस और जापान। तो इनको देखने में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस एवं जापान, तो इन देशों में देखेंगे और इन सारे क्षेत्रों में औद्योगिकरण का मॉडल अलग अलग विकसित होगा। तो यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जब औद्योगिक क्रांति, जब व्यावसायिक क्रांति में ये 5 देश शामिल थे तो उनको पीछे छोड़कर ब्रिटेन आगे क्यों निकल गया, तो उसी के जवाब में यहां पर आंतरिक बाजार के विकास ने वस्तुओं की मांग बढ़ाई। फिर आपको यहां पर मिलता है आंतरिक बाजार का विकास, जनसंख्या वृद्धि, मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था, यातायात और संचार व्यवस्था। फिर बाह्य बाजार, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरिबियाई क्षेत्र। फिर तकनीकी कारक, स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, म्यूल एवं वाटर फ्रेमवर्क चालित इंजन। और मतलब आपको यहां पर 4 कारक दिए गए हैं: आंतरिक बाजार, बाह्य बाजार, तकनीकी वैज्ञानिक क्रांति और तकनीकी कारक। तो आप लोग एक काम करना, ये इतना क्लियर दिया हुआ है कि मैं आपको समझाता चला जाऊंगा तो ये आप अच्छे ढंग से समझ जाओगे। इसी बात को मैं फिर दोबारा इसमें नोट कराऊंगा तो फिर वो जमेगा नहीं। जैसे देखो ना, ये आपको कंटेंट दिया हुआ, ये बहुत अच्छे ढंग से आपको डायग्राम दिया हुआ है, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमको समझाना है। बाह्य बाजार क्या बोलता है, तकनीकी कारक में स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, ये सब उपकरण का नाम है, ये कैसे उत्पादन को प्रोत्साहन देंगे। और सामाजिक परिवर्तन, एक सामाजिक परिवर्तन का कारण भी होगा, जो चौथा कारण। 1 मिनट, 1 2 3 एंड 4, 4 कारक है। तो ये 4 कारक मेजर कारक है, उसके अंदर कई माइनर कारक होंगे, लेकिन ये 4 मेजर कारक है और उस मेजर कारक के अंदर माइनर कारक होंगे। फिर औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन के समाज पर प्रभाव, इसको पढ़ने के बाद तो औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन की संस्कृति, समाज और संस्कृति दोनों पर प्रभाव है। फिर एक क्वेश्चन आपको मॉडल यहां दिया गया है। फिर आपको अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति का विस्तार, यहां से फिर बाकी क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति फैलेगी। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण का अमेरिकी मॉडल है। नेशनल बैंक की स्थापना औद्योगिकरण का जर्मन मॉडल है और औद्योगिकरण की दिशा में जर्मनी की प्रगति है। और फिर प्रभाव, तो आप यहां तक कल करके आ जाना। फिर बाकी जो मॉडल है हम लोग परसों देख लेंगे, क्योंकि एक दिन में आपको इतना बड़ा टॉपिक नहीं संभलेगा, लेकिन सबको देखना है, क्योंकि जापान का औद्योगिकरण पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो आज मैं यही रुकता हूं और आप लोगों को से उम्मीद करता हूं कि कल आप लोग थोड़ा पढ़ के, हालांकि आप लोग बहुत पढ़ने वाले हो, आप लोग बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो जब भी हमारा मैटर जाए तो पहले मैटर को 2 बार पढ़ना है। एक बार क्लास अटेंड करने से पहले, चाहे जितना ही समझ में आए, फिर क्लास अटेंड करने के बाद पढ़ोगे तब पूरी तरह समझ में आने लगेगा। तो आज ये, हाँ क्वेश्चन, अच्छा, हाँ मैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन डाल देता हूं। आप लोग क्वेश्चन तो आप लोग को डेली लिखना है। अच्छा किया याद दिला दिया, उसी तरह याद दिला देना। एक क्वेश्चन लिखिए। कि फ्रांस की क्रांति ने
जर्मनी की एकीकरण पर तो क्वेश्चन नहीं पूछा है ना मैंने? नहीं पूछा है। हाँ। जर्मनी का एकीकरण जर्मन चांसलर बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण जर्मन चांसलर बिस्मार्क की देन करार दी जा सकती। इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए मतलब आपका प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण जर्मन चांसलर बिस्मार्क की देन करार दी जा सकती, इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। अब आप लोग थोड़ा मुझे एश्योर करिए, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख डालेंगे। पहले आप लोग बता दीजिए क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है या आर्गुमेंटेटिव? हाइपोथेटिकल है आर्गुमेंटेटिव? क्या है मिस्टर अंकुर? मैक्सिमम हाइपोथेटिकल। ओहो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता अंकुर, गौर से देखो, ऐसा नहीं हो सकता। और गौर से देखो, ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है जिसमें समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आप लोग तो इतने प्रबुद्ध और समझदार हो, मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन कर रहे हो। जब क्वेश्चन में टर्म है समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए तो हाइपोथेटिकल कैसे होगा? आर्गुमेंटेटिव हो जाएगा ना। और देखो इसमें फंसा रहा है आपको, ये कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण जर्मन चांसलर बिस्मार्क की देन करार दी जा सकती, इस कथन पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो भाई अकेला कैसे बिस्मार्क की देन करार दी जा सकती? आपको यहां पर बैकग्राउंड में बताना पड़ेगा कि इसका आधार कहीं ना कहीं वैचारिक सांस्कृतिक कारक ने तैयार किया था, मैंने जर्मन दार्शनिकों की भूमिका थी, और फिर औद्योगिक क्रांति ने इसका आर्थिक आधार तैयार किया। तो उसी आधार पर बिस्मार्क ने एकीकरण का महल खड़ा किया या एकीकरण को पूरा किया। तो इसमें इसको एकमात्र बिस्मार्क की देन नहीं करार दी जा सकती, हालांकि बिस्मार्क ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई है, परंतु ये एकमात्र बिस्मार्क की देन करार नहीं दी जा सकती। तो पहले आप लोग एश्योर करो कि क्वेश्चन ट्राई करोगे, हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो आप लोग? कॉन्फिडेंट हैं? एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल नहीं डरना है। एक क्वेश्चन इसी तरह डेली करना है, डेली एक क्वेश्चन करना है। क्या हो जाएगा? ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, गुड नाइट।